कम है, तो हमने बताया था कोई उसकी लिमिट नहीं होती। आप अपने टॉपिक के साथ कितने समय में, कितने जगह में, कितने पेजेस में, कितने शब्दों में न्याय कर सकते हैं तो उनका बात कंप्लीट हो जाए, ये होता है। तो ये मिथ कि इतने ही पेज होने चाहिए, अरे बहुत मोटी हो गई। हमारी पॉलिटिकल साइंस की थीसिस 550 पेज की थी। हमारी पत्नी जो है हमारे शौक के उसको जमा करवाने गई थी, वो 2-3 मंजिल चढ़ करके वो जो विनोद बिहारी बाबू हुआ करते थे उनके ऑफिस में जमा होती थी, लेकिन कोई तो उत्साह था, 5 कापी बनती है, 2 हम लिए थे, 3 वो ली थी। तो उनको बड़ा फख्र था कि हमारे हस्बैंड ने ठीक ठाक काम किया। तो ये कुछ बातें हैं, हम लोग का अनुभव है, आप इससे सीख सकते हैं। आज बहुत ही अच्छे विषय पर और जो कोर थीम है इस समर स्कूल की, जो हमने खुद डिजाइन की है और अपने सहयोगियों के परामर्श के साथ, समर स्कूल 25 ऑन क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक शोध। इस पर मैंने मन बना रखा था कि इस पर मैं बात करूंगा आपसे अवश्य, और अच्छी बात करूंगा और बड़ा सुबोध और सरल भाषा में, क्योंकि जो कुछ पढ़ने को मिलता है बहुत जगह बहुत क्लिष्ट है, और वह चीज जो ट्रांसलेट की गई है हिंदी में, वो ट्रांसलेशन गड़बड़ हो गया, ट्रांसलेशन हिंदी में और क्लिष्ट, समझ में कम आता है। तो बहुत सारी बेसिक चीजें मैं पहले आपको बताऊंगा जो बहुत बेसिक है, लेकिन हर समय जिसने रिसर्च किया, जिसने पीएचडी किया है, जो टीचिंग में है, उसके मानस में ये चीजें हर समय रहनी ही चाहिए, याद ना करना पड़ेगा। जैसे कल भी प्रोफेसर मान सिंह साहब ने कहा, उसके पहले डॉक्टर क्लेस आलवी ने कहा, रिसर्च क्या है, इस पर बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। कुछ ऐसी वर्किंग मीनिंग, उसकी डेफिनेशन नहीं कि फलाने ने ये कहा है रिसर्च के बारे में ऐसे डिफाइन किया, वो नहीं। आप जब किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इतने दिन की पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, कुछ तो आपके मस्तिष्क में आया होगा, आपके अनुसार क्या है रिसर्च, यह बताने में आपको सक्षम होना ही चाहिए। नहीं तो क्या फायदा। रिसर्च जो शब्द है वो कॉम्बिनेशन है, सब जगह लिखा मिलता है, री प्लस सर्च। री का मतलब अभी, सर्च का मतलब है टू फाइंड अगेन। ये कोई इन्वेंशन थोड़ी, ये कोई डिस्कवरी नहीं। हो सकता है जिन चीजों पर आप रिसर्च कर रहे हैं, 50 लोग, सैकड़ों लोग, 50,000 लोग उन चीजों पर काम कर चुके हो, वो चीज ऐसे लोगों ने देखी हो, सुनी हो, समझी हो, जो कि और बहुत उस पर सोचा हो, समझा हो, इन्वेस्टिगेट किया हो, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने उसको रिसर्च ना कहा हो, ना किसी ने उसको रिसर्च कहा हो, उसी को आप यू आर फाइंडिंग अगेन, उसी को आप अलग ढंग से प्राप्त कर रहे हैं, उसकी जानकारी जुटा रहे हैं और एक डेफिनेटिव, एक निश्चित और अच्छी जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं रिसर्च के माध्यम से। बाकी ये रिसर्च के बारे में जो कॉमन डेफिनेशंस दी जाती है बहुत अच्छी है। हर समय एक छोटी डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड द आंसर ऑफ अ प्रॉब्लम और क्वेश्चन। और क्या है रिसर्च? एक व्यवस्थित जांच पड़ताल खोज है, व्यवस्थित सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, किसी समस्या या किसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। सिंपली रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ अ प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम और आंसर ऑफ अ क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल है रिसर्च, इतना आपको रट जाना चाहिए और समझ में आ जाना चाहिए। रटना अलग चीज है, समझ में आएगा तो आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो आप उसको बता लेंगे, उसका जवाब कन्विंसिंगली देगा।
बाकी और अगर थोड़े अच्छे ढंग से क्रेसवेल ने जिस तरीके से लिखा है, बहुत अच्छा काम है उनका, बहुत कोट करते हैं पुस्तक। क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड मिक्स्ड मेथड रिसर्च, इस तरह की कुछ किताब का नाम है। उन्होंने इसको और बढ़िया ढंग से कहा और आप उसको रट सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए रिसर्च इज ए प्रोसेस, जिस काम में समय लगे, वो चाहे 2 मिनट का लगे या 10 मिनट का लगे या 10 वर्ष का लगे या 10 महीने का लगे, प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया में कोई सिस्टम होता है, कैसे चालू करें, कहां से चालू करें, कौन सी चीज पहले हो। तो रिसर्च इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग or gathering, then analyzing, then interpreting data to find the answer of some problem or question, or to add to some existing knowledge, or to create new knowledge, or to create a new theory. ये रिसर्च है। लेकिन 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रक्रिया है शोध, जिसके अंतर्गत हम पहले आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, फिर उन आंकड़ों को हम एनालाइज करते हैं। अब आपको मैं बता दूं एनालिसिस क्या है। मैं बेसिकली थ्योरेटिकल माइंड का आदमी हूं। रोज बात होती है एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस, विश्लेषण, लेकिन कोई क्लियर नहीं होता कि एनालिसिस क्या है। एनालिसिस इज द केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ समथिंग। कोई भी चीज है, कोई आपका डेटा कलेक्शन है, उसमें तमाम पार्ट्स हो सकते हैं, तमाम यूनिट्स होती ही हैं, उनको बड़े ध्यान से उसका परीक्षण कीजिए। परीक्षण दिमाग से होता है, उसको आप मन चिंतन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, सही है गलत है, इस बात का सेंस क्या है, जो ये डेटा कह रहा है उसका क्या सेंस है, क्या भाव है। केयरफुल एनालिसिस और डिफरेंट पार्ट्स का उसके किसी भी चीज। तो जब आप एनालिसिस करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ अलग अलग एट ए टाइम एक चीज का परीक्षण करते हैं, मस्तिष्क से उसको तौलते हैं, नापते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और अंततोगत्वा आपके मन में एक भाव उभरता है कि ये है ये चीज। दैट इज एनालिसिस। और फिर लास्ट में उसका इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या, क्या समझ में आया ओवरऑल इन सारे डेटा से। फिर उनको आप कोरिलेट करके एक थ्योरी का जन्म दे देते हैं। वही थ्योरी नॉलेज है। नॉलेज थ्योरी, नॉलेज थ्योरी कॉन्सेप्ट, जिसको आप अवधारणा कहते हैं, प्रत्यय दार्शनिक लोग कहते हैं, सब एक चीजें हैं, कुछ फर्क नहीं। तो ये आप जो रिसर्च की परिभाषा है, बहुत अच्छे ढंग से इसको आप अपने मानस में बैठा सकते हैं और आप अपने छोटों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये दम आप में होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तो रिसर्च इज रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा and then analysis and interpretation of data to find the answer of some question, some problem, or to create new knowledge, or to add to the existing knowledge, or to reinterpret the existing knowledge. आप उसके अपने शोध के माध्यम से डेटा कलेक्ट करने एक प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। पहले डेटा कलेक्शन हो, उसका फिर एनालिसिस हो। एनालिसिस क्या होती है मैंने बता दिया। उसके बाद फिर ओवरऑल उसकी आप
इंटरप्रेट करें, समझें, स्पष्ट करें उसको स्वयं में और फिर पाठक के लिए, क्योंकि रिसर्च पब्लिक के लिए होती है, केवल स्वांतः सुखाय नहीं होती, देश दुनिया के लिए, समाज के लिए होती है। केवल आपके लिए ही होगी तो उसका कोई यूज नहीं है। मस्ट बी यूज्ड फॉर द सोसाइटी। तो आपने उसकी व्याख्या की, समझा और वो निष्कर्ष लिखा, रिसर्च है। इससे आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बेसिक लेकिन बड़ी नई चीज में बताने जा रहा हूं अनुभव से। इस तरह की चीजों पर लोग पता नहीं क्यों ध्यान नहीं देते, बहुत सारा कंफ्यूजन। कभी आप पढ़ लेते हैं कि क्वालिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच, कभी आप पढ़ लेते हैं, वही पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा। कहीं पर आपको मिल जाएगा कि क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड। आप कंफ्यूज होते हैं कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, रिसर्च का टाइप है, कि ये अप्रोच है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, कि ये मेथड है। आखिर ये है क्या? और आप किताबें पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, नेट पर हजारों लाखों पेज का मटेरियल उपलब्ध है। बात यह है कि आप उसको ठीक से पढ़ के समझ सकें। तो कोई टैबू नहीं है जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, इसीलिए तो मटेरियल है। मूक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, खूब पढ़िए, एंजॉय करिए, बात उसको समझिए व्यवस्थित ढंग से। तो आज मैं ये बड़ी बेसिक चीज क्लियर कर दूं, जिसको लेकर के समर स्कूल के बाद आप अपने घर जाए मस्तिष्क में वो एक अच्छा टेक अवे होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, रिसर्च के टाइप्स, प्रकार। बात प्रारंभ होती है प्रकार से, टाइपोलॉजी ऑफ रिसर्च जिसको कहते हैं। रिसर्च के टाइप कैसे निर्धारित किए जाते हैं कि कौन सी रिसर्च किस टाइप की है। जब हम टाइपोलॉजी कहेंगे तो उसका मतलब है कि टाइप कैसे निर्धारित किए जाते हैं। साइंस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ समथिंग, वो टाइपोलॉजी है। तो जो रिसर्चेस का कैटेगराइजेशन है या उनकी टाइप्स है वो बहुत ज्यादा नहीं। 3 मानदंडों के अनुसार शोध का प्रकार निश्चित होता है। पहला मानदंड है एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग के आधार पर शोध का प्रकार या टाइप निर्धारित होता है। एक प्रकार है निर्धारण का, एक तरीका है एप्लीकेशन। उदाहरण के तौर पर जैसे आपने सुना होगा कि प्योर रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च, ये बड़ा फेमस वर्ड है। जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो बार बार आपके सामने आएंगे और आपको हैरान करेंगे, आपसे लड़ेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। शुद्ध शोध, प्योर रिसर्च, एंड अप्लाइड शोध, अनुप्रयोगात्मक शोध, अप्लाइड रिसर्च। तो एप्लीकेशन के आधार पर रिसर्च का टाइप डिसाइड होता है। ये एक आधार है टाइपोलॉजी डिसाइड करने का, रिसर्च के प्रकार के निर्धारण का। प्योर रिसर्च क्या है? वह शोध, वह रिसर्च जिसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना हो, खत्म। ज्ञान प्राप्त करना और वो ज्ञान आपने पब्लिश किया, समाज को मिला, ज्ञान प्राप्त करना, प्योर रिसर्च। इसको प्योर रिसर्च कहा गया। और अप्लाइड रिसर्च किसको, ये दूसरा टाइप है। ऐसा शोध जिसको करके, जिसके निष्कर्ष के फलस्वरूप हम
कोई नया मटेरियल, कोई नई टेक्निक, कोई नई सुविधा की चीज, कोई नया परिवर्तन समाज में लाए, कोई नया मटेरियल क्रिएट करें। इस उद्देश्य से जो रिसर्च की जाए अप्लाइड रिसर्च। साइंस की अधिकांश रिसर्च इज अप्लाइड रिसर्च। टेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंस तो आप एरोप्लेन बना लिया तो जो जिसने रिसर्च किया होगा एरोडायनामिक्स पर, उसका उद्देश्य फ्लाइंग मशीन बनाना होगा, उसका उद्देश्य था इसको अप्लाई करना। आर्किमिडीज ने कुछ काम किया, उनका उद्देश्य था कि हम चीजों को कैसे फ्लोट करवाएं, चीजें फ्लोट कैसे करती है, अप्लाई करना। बात समझ में आया? तो एप्लीकेशन कि उसको आपको प्योर ज्ञान क्रिएट करना है, छोड़ देना, खत्म हो गई रिसर्च। तो वो प्योर रिसर्च है। एप्लीकेशन ज्यादा आता है, या उस ज्ञान के फलस्वरूप उसको अप्लाई करके कोई समाज के लिए उपयोगी चीज बनाना है। जैसा हमने बताया साइंस की सारी रिसर्च अप्लाइड रिसर्च होती है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। दूसरा तरीका जो साइंस के टाइप को डिसाइड करने के लिए अपनाया जाता है वो ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। उद्देश्य क्या था? सोशल साइंसेज में खास करके तमाम सारी रिसर्चेज होती हैं, साइंस में भी होती हैं, ह्यूमैनिटीज में भी होती हैं, जिनका डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होता है हम आतंकवाद को भारत में कैसे आतंकवाद का उन्मूलन कर दें। इसके लिए रिसर्च आपने किया। ऑब्जेक्टिव क्या है? अपरूटिंग, एलिमिनेटिंग टेररिज्म फ्रॉम इंडिया। तो ये एक तरह की रिसर्च हुई। दूसरे तरह, तीन ही तरीके हैं। और जो तीसरा है वो सबसे सरल है, मोड ऑफ इंक्वायरी एंड कलेक्टिंग डेटा। कि जो आपकी जांच पड़ताल है उसका तरीका क्या होगा, उसकी टेक्निक क्या होगी, उसका मेथड क्या होगा, डेटा कलेक्शन का तरीका क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग भी रिसर्च का टाइप डिसाइड होता है। ये बिल्कुल बेसिक चीज है। ये डॉक्टर अखिलेश पाल की रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर पढ़ाते हैं, बहुत बोल्डली इन्होंने अपनाया कि मैं सर ये पेपर पढ़ाऊंगा, और हमको लगता है कि उसका ये रिजल्ट रहा कि उन्होंने आपके सामने कितना बेहतरीन प्रेजेंटेशन किया। लैंग्वेज ऑफ रिसर्च एंड रिपोर्ट राइटिंग, तो आपका अविस्मरणीय लेक्चर है। तो पहली चीज देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेसिक चीज है। पहले रिसर्च का टाइप डिसाइड होता है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप्स हैं जो तीसरी कैटेगरी में आते हैं, मोड ऑफ इंक्वायरी एंड डेटा कलेक्शन। इसके आधार पर रिसर्च के दो टाइप विकसित किए गए, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। लड़के पीते रहे, एंजॉय कर रहे हैं, हायर लेवल पर यही सब होता है। राइट? कल प्रोफेसर मान सिंह बोल रहे थे, कुछ ऐसा इंप्रेशन मिल रहा था, क्वालिटेटिव रिसर्च जिस पर हमें बात करनी है मूलता है, उसका संबंध क्वालिटी ऑफ रिसर्च से नहीं है। तो वो रिसर्च की, शोध की गुणवत्ता से उसका अर्थ नहीं है। उसका तात्पर्य, क्वालिटेटिव रिसर्च का तात्पर्य शोध की गुणवत्ता, रिसर्च की क्वालिटी से नहीं है। वो बहुत ही स्पेसिफिक रिसर्च टाइप है वो। तो ये मिथ
आपके दिमाग में न रहे। जो बात मैं आपको बताता हूँ वो पढ़ लिख कर जब मैं खुद कन्विंस हो जाता हूँ तब उस पर 1000 बार वार करता हूँ कि कहीं गड़बड़ तो नहीं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च। रिसर्च की क्वालिटी अलग चीज। दूसरी बात, रिसर्च का टाइप नंबर 1 पर आता है। जो लिटरेचर पढ़ेंगे उसमें कहीं क्वालिटेटिव डेटा लिख दिया है, वो होता है। देखिए, जब रिसर्च का टाइप क्वालिटेटिव है तो उसके अंतर्गत जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो क्वालिटेटिव डेटा होगा, इसलिए उसको ऐसा नहीं कि लोगों ने गलत लिखा है, वो क्वालिटेटिव डेटा होगा। क्वालिटेटिव अप्रोच, अब क्वालिटेटिव अप्रोच एक ब्रॉड, एक अम्ब्रेला नेम है तमाम सारी अप्रोचेस का जो कि क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च के अंतर्गत आती हैं, इसलिए वो आप समझ नहीं पाएंगे। आपको वर्ड मिल जाएगा क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच के क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च के अंतर्गत कई सारी अप्रोचेस जिनके बारे में अभी मैं बताने वाला हूं, उन सबको क्वालिटेटिव अप्रोच कहा जाएगा। क्वालिटेटिव अप्रोच है सच कोई अप्रोच नहीं है, क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च है। दो मेजर टाइप्स हैं रिसर्च के, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध, अब दोनों लगभग अपोजिट भी, लेकिन कोई दुश्मनी नहीं है। मिक्स्ड मेथड भी हम अपनाते हैं। अब जैसे मेथड, कहीं आपको क्वालिटेटिव मेथड मिल जाएगा। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत जो भी मेथड्स आप अपनाएंगे वो क्वालिटेटिव मेथड हो जाएगा, क्योंकि वो क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च से एसोसिएटेड उसके अंतर्गत आता है मेथड। तो ये जो रिसर्च की जॉर्गन है, लैंग्वेज है, उसमें इस तरह का कंफ्यूजन होता है कि कहीं पर हमको ये लिखा मिल गया क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च, कहीं पर हमको लिखा मिल गया क्वालिटेटिव डेटा, कहीं पर हमको लिखा मिल गया क्वालिटेटिव अप्रोच, कहीं पर हमको लिखा मिल गया क्वालिटेटिव मेथड। अब ये क्वालिटेटिव मेथड है कि डेटा है कि टाइप है कि अप्रोच है, और सारी चीजें टेक्निकली डिफरेंट होती हैं। जब आप अपनी सिनॉप्सिस लिखते हैं, और सिनॉप्सिस तो प्रारंभ है, जब आप अपनी शोध करने के पश्चात थीसिस बनाते हैं, तो आपको मेथोडोलॉजी के बारे में, अप्रोच के बारे में लिखना पड़ता है, उस पर तैयार रहना पड़ेगा आजीवन। आपके वाइवा से लेकर अंत तक कोई ठीक ठाक आदमी के सामने पड़ गए तो वो उद्धार भी कर सकता है और बेड़ा गर्क भी कर सकता है कि क्या मजाक किया है आपने। लिखा है क्वालिटेटिव मेथड या अप्रोच और आपको मालूम नहीं, राइट। ये बात हो गई एक सेगमेंट। दूसरा, अब जरा सा सीरियस बात जो ट्रस्ट है आज का, जो फोकस है इस व्याख्यान का, क्वालिटेटिव रिसर्च। हम क्वांटिटेटिव रिसर्च पर नहीं जाएंगे, लेकिन आपको डिफाइन जब करेंगे तो अंतर पता लग जाना चाहिए कम से कम। देखिए, क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीजें होती हैं, और ये सबको मालूम है कि दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन क्वालिटी कम महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। किसी चीज की गुणवत्ता ज्यादा ही महत्वपूर्ण होती है। खाना आप खाते हैं, थोड़ा खाना अच्छी क्वालिटी का, वो खराब क्वालिटी के बहुत सारे मात्रा में खाए गए, क्वांटिटी में खाए गए खाने से 100 गुना अच्छा होता है। और क्वालिटी का खाना क्या है? जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो,
मौसम के अनुसार स्वास्थ्यवर्धक चीजें हों, जो आपको क्षति न पहुंचाए, जो आपको उचित एनर्जी दें, ऐसे इंग्रेडिएंट्स उस खाने में हो तो वो क्वालिटी का खाना है। आपने बहुत सारा जंक फूड खा लिया, पेप्सी, बर्गर, समोसा एक्सेट्रा, कितना क्रेज है इंडिया में समोसा, उसमें क्वालिटी कम है, उसमें स्वाद है। तमाम क्वांटिटी में आपने खाया, आपको पेट भर गया, भूख भी नहीं लग रही है, लेकिन बॉडी को उससे वो चीजें नहीं मिल रही है जो रिक्वायर्ड है, या कम मिल रही है, बहुत कम मिल रही है। वहीं पर आपने दाल खाई, प्रोटीन लिया, रोटी खाई, गेहूं का प्रोटीन लिया, फाइबर लिया, सैलड खाया सीजनल, कोई ग्रीन वेजिटेबल खाया, थोड़ा सा उसमें मीठा या खट्टा अचार लिया, ये क्वालिटी का खाना है जिसको आप जिंदगी भर खा सकते हैं, कभी मन नहीं उबेगा। कितने दिन आप बर्गर और समोसा और पूरी सब्जी खाएंगे? तो ऐसा नहीं, जो शब्द हैं ये खोखले हैं, इनमें मीनिंग है। तो क्वालिटी इज सुपीरियर देन क्वांटिटी। यहां पर एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, जो कि अब तक के सबसे बड़े साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने कहा। अभी आइंस्टाइन के एक इंटरव्यू हमने सुना जो उनकी जस्ट बिफोर द डेथ, 1955 में उनकी डेथ हुई और 1954 में एक रिकॉर्ड किया है, जिसको उन्होंने कहा था कि इसको जल्दी पब्लिश ना करिएगा। बहुत दिन तक रखा रहा किसी आर्काइव में अमेरिका में, उसके बाद किसी जर्नलिस्ट ने उसको मन नहीं माना उसका, और उसने सोचा कि पब्लिक के लिए बहुत फायदेमंद है। उसमें बहुत सारी चीजें जबरदस्त चीज है। आइंस्टाइन ने सोचा था कि इसका ये जो मैं कह रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, इसका मिसयूज कर सकते हैं लोग, और उन्होंने कहा कि अभी ह्यूमैनिटी तैयार नहीं है इसको समझने के लिए, इसको डाइजेस्ट करने के लिए ये नॉलेज। और उन्होंने कहा कि ये नॉलेज है, ये विश्वास नहीं है। उसमें एक बड़ी चीज उन्होंने डेथ के बारे में कही, और उन्होंने बताया कि ये विश्वास नहीं है, बिलीफ नहीं है मेरा, ये नॉलेज है, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है। आइंस्टाइन की एक बात जो यहाँ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च से संबंध रखती है, बहुत बेहतरीन उम्दा हमको मिली। जब भी अकेले में मैं टहलता हूँ सोचता है, नॉट एवरीथिंग, मैं कोट कर रहा हूं आइंस्टाइन को, ग्रेटेस्ट यूर साइंटिस्ट को, नॉट एवरीथिंग दैट कैन बी काउंटेड काउंट्स, एंड नॉट एवरीथिंग दैट काउंट्स कैन बी काउंटेड। मैं रिपीट करूंगा इसको 2-3 बार। नॉट एवरीथिंग that can be counted counts, and not everything that counts can be counted। वह हर एक चीज जिसको गिना जा सकता है, जिसका अंकगणितीय आंकिक आकलन किया जा सकता है, वह महत्वपूर्ण होती है। काउंट्स का मतलब महत्वपूर्ण होना, जिसका कोई मतलब महत्वपूर्ण। नॉट एवरीथिंग दैट कैन बी काउंटेड काउंट्स, वह हर एक चीज जिसको गिना जा सकता है, जिसको अंकों में, अंकगणित में, जिसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है, वह हर एक चीज डजंट काउंट, उसका महत्व नहीं। Not everything that can be counted counts, वह हर एक चीज जो गिनी जा सकती है, जिसका आंकिक प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है, वह
वो डजंट काउंट, वो महत्व की नहीं होगी। एंड अगर आप नॉट एवरीथिंग दैट काउंट्स कैन बी काउंटेड, और वह हर एक चीज जो महत्वपूर्ण है गिनी नहीं जा सकती, उसका अंकित प्रस्तुतिकरण नहीं किया जा सकता। तमाम ऐसी चीजें हैं गुणवत्तापूर्ण जो इतनी महत्वपूर्ण है कि पूछिए मत, उनको गिना नहीं जा सकता। असंख्य उदाहरण, पॉपुलेशन गिन सकते हैं, टेरिटरी गिन सकते हैं, आंकिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, इतने स्क्वायर माइल्स है इंडिया, इतनी पॉपुलेशन है। गवर्नमेंट को आप गिन सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, मोदी प्राइम मिनिस्टर है, अमित शाह ये है वो है, और हमारी कैबिनेट में इतने लोग हैं, और ये सब काउंटेबल है ना। सोवरेनिटी काउंटेबल नहीं, लेकिन उसका महत्व कम नहीं है, बहुत ज्यादा। यह गलती से न कह दीजिएगा तो सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका महत्व कम नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि आप अपनी सांसें गिन सकते हैं, शरीर के अंदर के अंग गिन सकते हैं, उनमें होने वाली बीमारियां गिन सकते हैं, कितनी दवाई आपने ली, कितना टेम्परेचर शरीर का है, कितना ब्लड प्रेशर है, ये सब काउंटेबल एंटिटीज हैं। लेकिन आपके अंदर जो प्राण है, जो जीव है, जो माइंड है, जो साइकी है, जो सोल है, उसको गिन सकते हैं क्या? और किसी की हिम्मत है कहने की ये सब कम महत्वपूर्ण? प्राण निकल जाए तो कैटरीना कैफ हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे मोदी हो, चाहे आइंस्टीन, मामला खत्म। तो बहुत सारी चीजें हैं। प्रेम किसी के प्रति, आस्था किसी चीज में किसी के प्रति, हमारी फीलिंग्स, क्या आप गिन सकते हैं क्या ये इतनी? तमाम तरीके से उसको गिन नहीं सकते, इसलिए लोगों ने तमाम तरीके निकाले हैं उनको व्यक्त करने के कि हम आपको इतना प्यार करते हैं जितना सागर में बूंदे हैं। क्यों? लेकिन उनको आप गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। वो दे आर नॉट काउंटेबल, बट दे काउंट टू मच। जीवन ही खत्म हो जाएगा अगर आप अपने बच्चे को कितना प्रेम करते हैं, उसको आप काउंट कर सकते हैं क्या? वो आप पर कितना ट्रस्ट करता है। बहुत लोगों को एक्सपीरियंस होगा। हमारा एक छोटी बेटी जर्मनी में जो है, बेटा है, 3-4 साल के रहे हुए, तुमको अकेले लेकर मैं इलाहाबाद से गाँव गया, तो छोटी बेटी को वोमिटिंग होने लगी। उसको देखकर बच्चे को भी वोमिटिंग होने लगी। तमाम लोग यात्री थे बस में, लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो लगे। और बोतल का पानी जितना था, 1-2 बोतल खत्म हो गया सब, फिर भी वोमिटिंग कर रही। बगल की सीट खाली थी, मैंने लाख कोशिश करी, लेकिन ना बेटी ना बेटा कि मैं सामने हूं, यहां बैठ जाओ, साफ है ना। वो छोटी थी बेटी, उसको मैं अपने सामने बैठा रख के उसके दोनों पैरों पर से हाथ रखा था। अगर मैं हाथ उठा लूं तो वो हाथ पकड़ के फिर वहीं रख लेती थी। इसको काउंट कर सकते हैं, ये ट्रस्ट, ये लव। तो ये आइंस्टाइन जैसे आदमी की कही हुई चीज है। नॉट एवरीथिंग दैट इज काउंटेबल काउंट्स, एंड नॉट एवरीथिंग दैट काउंट्स कैन बी काउंटेड। क्वालिटेटिव रिसर्च के मामले में ये चीज फिट होती है।
कि क्वालिटेटिव रिसर्च का महत्व कम ना आता है। आजकल क्वांटिटेटिव रिसर्च पर साइंस का जमाना है, कभी कभी हमको एम्फेसिस देखने को मिलती है, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च कम साइंटिफिक नहीं और उसका अधिक महत्व है क्वांटिटेटिव से। इसीलिए आइंस्टाइन का एक कोटेशन मैंने आपके सामने रखा, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर कॉन्टेक्चुअल है। अब व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च? सिंपल डेफिनेशन। Qualitative research is collection of non-numerical data in order to make in-depth study of the actual social life of the individual. सिंपल भाषा। और इसके अगेंस्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च इज कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, आंकिक आंकड़ों का संग्रहण है। अभी तो पता ही है कि फॉर आंसरिंग सम क्वेश्चन और प्रॉब्लम, तो क्वालिटेटिव का जो सिंपलेस्ट क्वालिटेटिव रिसर्च इज कलेक्शन ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा for the study of actual social life of the individuals. इसीलिए इसको नेचुरलिस्टिक रिसर्च भी कहते हैं। बिल्कुल प्राकृतिक जैसा जीवन लोग समाज में जी रहे हैं, जो समस्याएं वो महसूस कर रहे हैं, जिन समस्याओं से घिरे हैं, जो उनकी एटीट्यूड्स हैं, अभिवृत्तियां हैं, जो उनका व्यवहार है, एक्चुअल सोशल लाइफ में सब आ जाता है। उन सब का अध्ययन करने के लिए नॉन न्यूमेरिकल डेटा का कलेक्शन। और एंड व्हाट इज नॉन न्यूमेरिकल डेटा? जैसे वीडियो, किसी सोसाइटी में आपने देखा, किसी शहर में किसी जगह में देखा आपने, कोई झंझट हो रहा, कोई झगड़ा हो रहा, कोई अच्छा काम हो रहा, आपने वीडियो बना लिया। आपने देखा अभी मां मेला में तमाम सारे वीडियो रियलिटी उगल देते हैं, वीडियो ऑडियो, गुप्त रूप से आपने किसी चीज को जानना चाहा, किसी कोई ऑडियो आपको कहीं से मिल गया, वो एक डेटा है या जैसे कलेक्शन ऑफ सो मेनी डेटा। डेटा की तो प्लूरल है, डेटम होता है, लेकिन डेटा ही शब्द ज्यादा यूज होता है। हिंदी वाले लोग डाटा कहते हैं, वो ठीक नहीं है, डेटा ही कहा जाना चाहिए। तो टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट में सब तरह के टेक्स्ट आ जाते हैं, राइट फ्रॉम टेक्स्ट मैसेजेस टू टेक्स्ट रिटन इन बुक्स, जर्नल्स, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इंटरव्यूज, क्वेश्चनायर्स के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से कलेक्ट की गई चीजें जो नॉन न्यूमेरिकल है, कलेक्शन ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा टू स्टडी द एक्चुअल सोशल लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल्स। ऐसा भी लिखा पाया जाता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज कलेक्शन ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा टू स्टडी सोशल लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। जहां जैसे कोई ट्राइब है जो जहां जैसे जिस तरीके से रह रही है, उसको डिस्टर्ब ना करिए, वहां जा करके उनसे बात करके, उनका इंटरव्यू ले करके, और वे भी अप्रोचेज हम बताएंगे। जस तक उनका अध्ययन करिए,
और नॉन न्यूमेरिकल डेटा की एक बढ़िया परिभाषा है या मीनिंग है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा इज अ प्योरली वर्बल डिस्क्रिप्शन, विशुद्ध शाब्दिक विवरण, ये नॉन न्यूमेरिकल डेटा है। बिल्कुल स्पष्ट हो रही है बातें ना? तमाम सारी टेक्निकल चीजें आती हैं इसमें जब आप नॉन न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं, जो कि एक प्योर वर्बल डिस्क्रिप्शन, वाचिक विवरण, वाणी के माध्यम से जो आपको लोग बताएं जिससे आप शुद्ध, तभी वो नॉन न्यूमेरिकल डेटा कहा जाए। और वो वही क्वालिटेटिव डेटा। इसमें क्या होता है, जो मेथड से उनकी बात तो बाद में आएगी, लेकिन यहाँ एक कॉन्टेक्स्ट ऐसा लग रहा है तो इस बात को मैं कह दूं नहीं। आपको बहुत पढ़ने को मिलेगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च open-ended questions are asked from the members of the focus group. जैसे किसी ट्राइब के किसी खास पहलू पर कि वो शादी कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, जा करके पूछे, इंटरव्यू ले, किसी भी तरीके से आप साइन लैंग्वेज में उनसे पूछिए, अगर आप उनकी भाषा आपको समझ में ना है, आपकी भाषा उनको समझ में ना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू कलेक्ट नॉन न्यूमेरिकल डेटा। अब इसकी हिंदी करने लगना बहुत अच्छी बात नहीं, सब बाहर से ही चीजें आई कि खुला छोर वाला क्वेश्चन, सब इस तरह से आप लिखेंगे तो भी वो कल बात जो डॉक्टर गिरीश पाल जी का है कि जरा सा भाषा का ध्यान रखें। ओपन एंडेड भी हो रहा है, वही पॉपुलर है, तो ओपन एंडेड ही लिखें, भले ही ओ और पा और उसमें मात्रा लगाकर लिखना पड़े, उसकी जबरदस्ती हिंदी न करें। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड प्रश्न कर सकते हैं, उतना चलेगा। ओपन एंडेड प्रश्न वो होता है जिसका उत्तर हाँ या ना में ना दिया जा सके, हाँ या नहीं में जिसका उत्तर न दिया जा सके। ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर केवल हाँ या ना में दिया जा सके, हाँ या नहीं में, उसको क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सके वो क्लोज्ड एंडेड। लेकिन क्लोज्ड एंडेड शब्द कम प्रयोग में आता है, लेकिन वो एग्जिस्टेंस में है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब जिसका उत्तर हाँ या नहीं में ना दिया जाए। आपने किसी ट्राइबल आदमी से पूछा कि आप दिन के 5 घंटे 6 घंटे जरूरत हो चाहे ना हो पेड़ पर क्यों बैठे रहते हैं? अब इसका जवाब क्या वो हाँ या नहीं में दे सकता है? पेड़ पर क्यों बैठे रहते हैं? वो कहेगा, कुछ बताएगा ना कि हमारी बचपन से आदत है, इसमें छाया मिलती है, चाहे वो मौसम हो ठीक है, और यहाँ अगल बगल बहुत सारे जानवर हैं, ज्यादा सुरक्षा रहती है। तो ये उसने एक सेंटेंस में वर्बल 2-3 सेंटेंस में बात करी। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन का इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसका उत्तर हाँ या नहीं में न दिया जा सके, लंबा हो, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्योंकि इंटरव्यू और क्वेश्चनायर इसके बड़े मेन मेथड से आगे इसकी बात करें, तो इस तरह की भाषा आएगी बीच में तो आपको कठिनाई होगी समझने, या फिर उसके लिए आपको खोजना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा।
यही तो टीचिंग का महत्व है कि जो हम जानते हैं वो आपको हम बता दें, जो हमने उसके लिए मेहनत करी है 25 साल वो आपको 25 मिनट में मिल जाए। अरे बहुत बड़ी ये प्रथा है भाई। द्रोणाचार्य ने कितने दिन प्रैक्टिस करके धनुर्विद्या सीखी होगी और कितने दिनों में सिखा दिया अर्जुन को। उन्होंने तो जिंदगी लगा दी और अर्जुन को तो सिखा दिया जवानी में, उन्होंने उसका यूज भी कर लिया। दैट इज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। वो है ये शिक्षण व्यवस्था, ये बहुत बड़ी चीज है और भारत की जैसी और कहीं नहीं है। आजकल हम लोग गलती कर रहे हैं, ज्यादा कॉपी कर रहे हैं। खैर उसके आगे बढ़ते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च की डेफिनेशन सरल बता दी मैंने। कलेक्शन ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा, गैर आंकिक आंकड़ों का संकलन संग्रहण। किस लिए? टू स्टडी द सोशल लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जहां जैसे लोग रह रहे हैं वैसे प्राकृतिक अध्ययन के लिए नॉन न्यूमेरिकल डेटा का कलेक्शन। अब उसमें हम क्या पढ़ते हैं? टू स्टडी सोशल लाइफ, किसी खास ट्राइब का, किसी खास समूह का, किसी खास संस्था के सदस्यों का व्यवहार पढ़ सकते हैं। आजकल कितना जोर है बिहेवियरिज्म पर। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का वोटिंग बिहेवियर पढ़ सकते हैं, उनकी अभिवृत्तियां, एटीट्यूड्स, कि वो क्यों बीजेपी की तरफ ही झुके हुए हैं, वे क्यों नास्तिक हैं, उन एटीट्यूड्स का अध्ययन कर सकते हैं और ऐसी चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च की ये खूबी है और ये अधिक स्ट्रेंथ है एज अगेंस्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च, कि ऐसी चीजों की स्टडी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत हो सकती है विच डिफाई क्वांटिफिकेशन। ये बात अभी हो चुकी है, जो जिनका क्वांटिफिकेशन किए नहीं जा सकता। आप अपने बच्चों को कितना प्रेम कर सकते हैं, इसको कभी कोई क्वांटिफाई नहीं कर सकता, ना भूतो ना भविष्यति ना आज, हो ही नहीं सकता। इसीलिए आइंस्टाइन को कोट किया। लेकिन आप कहेंगे कि उसका कोई महत्व नहीं है। बुक्स कैन बी परचेज बट नॉट बी नॉलेज। किताबें 1000 तो आप खरीदिए, नॉलेज तो फिर नॉलेज का क्वांटिफिकेशन है पॉसिबल? You can marry, get wives, but you cannot get love. always पत्नियां प्राप्त की जा सकती हैं, प्रेम मुश्किल से मिलता है। और वो प्रेम क्या, उसको आप काउंट कर सकते हैं कि मेड सर्वेंट अपने हस्बैंड को 5 टन प्रेम करती है, मैं अपनी लवर को 10 टन प्रेम करता हूँ, मैं हमारे जो दादाजी हैं वो अपनी पत्नी को 15 किलो प्रेम करते। लेकिन आप कहेंगे कि इनका महत्व नहीं है। नॉट एवरीथिंग दैट काउंट्स कैन बी काउंटेड, इन्हीं का ज्यादा महत्व है। और क्वालिटेटिव रिसर्च ही होती है सोशल साइंसेस में और ह्यूमैनिटीज में अधिकांशता, या मिक्स्ड मेथड अपनाया जाता है। कहीं कहीं पर हमको न्यूमेरिकल डेटा की जरूरत पड़ती है तो हम उससे कोई परहेज नहीं ले लेंगे, लेकिन डोमिनेंट भी क्वालिटेटिव रिसर्च का है और प्योर क्वालिटेटिव रिसर्च भी करते हैं। एक भी डेटा आपको नहीं मिलेगा कहीं उसमें आंकिक डेटा, न्यूमेरिकल डेटा की बात कर रहा हूं, और पूरी रिसर्च हो जाएगी अच्छी क्वालिटी की। सोशल साइंसेज में, एजुकेशन में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में मिक्स मेथड जनरली अपनाया जाता है, पॉलिटिकल साइंस में आप, इसलिए बात क्वालिटेटिव रिसर्च की हो रही है।
क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, गुणात्मक शोध होता है। आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप सब क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, मिक्स्ड मेथड भी अपना सकते हैं। मिक्स्ड मींस क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, जहां कहीं जरूरत हो ग्राफ बना दें, न्यूमेरिकल डेटा हो उसको इंटरप्रेट कर दें। और यहां तक लोगों ने लिखा है कि एवरी न्यूमेरिकल डेटा इज प्राइमरीली क्वालिटेटिव डेटा। कैसे? आपने सलोरी में घोड़े और गधों की संख्या का आकलन करके और उनकी संख्या कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है और किसकी संख्या ज्यादा, इस पर एक सामान्य शोध करना चाह रहा। तो आप जा करके केवल एक कॉपी पेन की जरूरत ढूंढेंगे। जैसे ही आपको कोई हॉर्स मिला, आपने उसको देखा, एक क्वालिटेटिव डेटा आपको मिल गया, क्योंकि घोड़े को देखना आपका एक क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस है। हो सकता है 10 घोड़े एक साथ दिख जाएं, आप गिनते बाद में हैं, हाँ घोड़ा दिख गया, वो शुरू में क्वालिटेटिव है, क्योंकि जिस क्वालिटी की चीज ढूंढ रहे हैं वो मिल गई, उसके बाद आपने क्वांटिटी उसकी लिखी। और क्वालिटेटिव रिसर्च की एक बहुत बड़ी खूबी है, इज वेरी इकोनॉमिकल, ये बड़ी सस्ती पड़ती है। कभी कभी तो रिसर्चर रिक्वायर्स ओनली अ नोट पैड एंड पेंसिल फॉर द होल रिसर्च, बस। और ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, नॉट ऑलवेज बट इन सम केसेस qualitative research can be completed only with this much resource, a notepad and a pencil, बस। और वो बारीक अभिव्यक्तियां, हमने आपको बताया है कि मैंने एक सीरियल देखा था, वो अभी तक हमारे मानस पर हावी है, हरजाई नॉट रिस्पेक्ट सीरियल था। बहुत गानों में आपने सुना होगा ये शब्द, बलम हरजाई। तो मैं इन्वॉल्व हो गया, मैं देखता रहा कि इसमें हरजाई कहाँ है, क्या है। पहले तो मैंने डिक्शनरी खोलकर गूगल करके हरजाई की जितनी पॉसिबल मीनिंग्स है, हरजाई की थ्योरी, वही तो मालूम। वो पहले मैंने जाना और कन्विंस हो गया कि अच्छा ये इस चीज को, ऐसी चीज को हरजाई कहते हैं, ये है हरजाई होना। हरजाई का मतलब हाँ खुश मिलता है, अनफेथफुल, वही अनफेथफुल, जो अपने पति के प्रति डिवोटेड है। तो उस सीरियल का जो लघुलभाग है उसमें जैसा कि ओथेलो में है शेक्सपियर का, जो जिस पर ओंकार बनी हुई है, अपनी पत्नी का गला दबाकर तकिए से स्मॉदर करके उसकी हत्या करता है उसका हस्बैंड। अब सीरियल बना होगा तो स्टोरी रिसर्च करके बनाई गई होगी ना, क्वालिटेटिव रिसर्च है इसमें। कोई उसने क्वांटिटेटिव डेटा इसमें कलेक्ट नहीं किया, उसने पूरा सिस्टमेटिक ढंग से पूरा दिमाग लगाकर सोचकर उसने अपनी पत्नी की, क्योंकि वह उसमें पति में इंटरेस्ट नहीं लेती, वो उसकी वाइफ शादी होने के 10 बाद पति में इंटरेस्ट नहीं लेती कुछ। अपोजिट सेक्स की महिला फिजिकली फिट थी, डॉक्टर को दिखाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाइल्ड बियरिंग भी कर सकती थी, लेकिन उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। अब उसने रिसर्च चालू किया, आखिर कारण क्या है, व्हाई डज शी नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन हस्बैंड।
तो पहली चीज तो वो जो लास्ट में निकला वो लेस्बियन थी, अपनी ननद के साथ वो सोने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहती थी और टाइम लगा कर ये सब करती थी। और इसको उसने कई बार ये सब चीजें देखी, समझी, उसके सेक्सुअल इंक्लिनेशन का, एटीट्यूड का पता लगाया उसने। तो इस अभिवृत्ति का पता लगाना जो लेस्बियनिज्म है, वो ये सेक्सुअल इंक्लिनेशन है, इस कामुकता का उसके पता लगाना, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। उसमें कोई उसने डेटा नहीं कलेक्ट किया, क्या उसको क्यों इंटरेस्ट करता है कोई चीज, क्यों अट्रैक्ट करती है, और इतना अट्रैक्शन है, फैटल अट्रैक्शन, उसके बिना रह नहीं सकती। तो ये ह्यूमन एटीट्यूड का अध्ययन भी होता है, और अध्ययन तमाम तरीके का होता है, ह्यूमन एटीट्यूड्स का अध्ययन होता है। इन चीजों में न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव रिसर्च कर ही नहीं सकते आप। They defy quantitative, they are not amenable to quantitative research. मानव अनुभव, मानव व्यवहार, मानव अभिवृत्तियां, जो कहते हैं इडियोसिंक्रेसीज, कोई साइकोपैथिक किलर है, क्यों है, कैसे है? ये साइकोलॉजी में कितना रिसर्च होता है, और साइकोलॉजी में क्वालिटेटिव रिसर्च होता है बहुत, मिक्स मेथड तो अपना ही जा सकता है हर जगह। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च इज मोर एंड मोस्ट इंटरेस्टेड इन व्हाई ऑफ द थिंग। व्हाई एंड हाउ मच में फर्क है। Qualitative research is interested in finding why, क्यों वो नई इंटरेस्ट लेती है अपने स्टैंड, क्यों कोई ट्राइबल एरिया के लोग अधिकांश टाइम पेड़ों पर बैठे रहते हैं, why। नंबर 2 पर हाउ, लेकिन नॉट हाउ मच, नॉट हाउ मैनी, ये सब क्वांटिटेटिव रिसर्च का इलाका है। हाउ मच, कितना अधिक, हाउ मैनी, कितने, एंड व्हाट भी ये ज्यादा रिलेट करता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का संबंध टू फाइंड आउट व्हाई, क्यों ऐसा है। और कैसे, हाउ, not what and how much and how many. What, how much and how many, ये सब क्वांटिटेटिव रिसर्च के रेल में आते हैं। प्राय हमें ज्यादा समय ले लेता हूँ, लेकिन आगे एक बार घड़ी देख लिया। ये बेसिक्स है क्वालिटेटिव रिसर्च। दूसरी चीज आगे, क्वालिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव मेथड को अपनाती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च इज मोर एसोसिएटेड विद इंडक्टिव मेथड। एक आगमनात्मक पद्धति को अपनाती है, ये ज्यादा संबंध इसका आगमनात्मक पद्धति से है। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड आप कहीं कहीं पढ़ चुके हैं, मैं एक लाइन में फिर बताऊंगा। और क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च इट इज मोर एसोसिएटेड विद डिडक्टिव मेथड। ये लॉजिक के, रीजनिंग के मेथड है इंडक्टिव और डिडक्टिव। लॉजिक करना, तर्क करना, रीजनिंग, आगे बढ़ना दिमाग से तर्क करते हुए, उसके तरीके हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव। जो आप पढ़ते हैं कि वो डिडक्टिव मेथड प्लेटो का है, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर।
सामान्य से विशिष्ट की तरफ या विशेष की तरफ। और अरस्तु का इंडक्टिव मेथड है विशेष से विशिष्ट से सामान्य की तरफ, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। और मैं इसी से जुड़ी हुई चीज बता दूं जो और स्पष्ट हो जाए, जो कठिन है लेकिन मैं उसको सरल कर दूंगा। चीज वही, इंडक्टिव मेथड एनालाइजेस द ऑब्जर्व्ड इवेंट and deductive method verifies the observed event। किसी प्रेक्षित घटना का विश्लेषण होता है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड जो फॉलो करेगा वो क्या करेगा, किसी देखी गई इंद्रियों से जानी पहचानी गई प्रेक्षित ऑब्जर्व इवेंट की एनालिसिस। और एनालिसिस क्या होती है मैं बता चुका हूं। Inductive method analyzes the observed event and deductive method verifies, सत्यापित करता है the observed event, देखी गई घटना को, प्रेक्षित घटना का सत्यापन करता है। और चीजें वही हैं, मैं भी बता दूं। देखिए, ऑब्जर्व किया अरस्तु ने तमाम सारे मोर देन 150 ग्रीक स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा। वही मेथड इंडक्टिव मैकियावेली का भी है। टाइटस लिवियस लिवी की हिस्ट्री रोम की पढ़ी उसने 10 वॉल्यूम पहले, उसमें तमाम सारी चीजें उसने ऑब्जर्व की। ऑब्जर्व इंद्रियों से होता है, देखा, सुना, समझा, कुछ अपने सामने भी देखा, उसने विश्लेषण किया, कैसा क्यों हुआ है, वाई आ गया, केयरफुल एग्जामिनेशन किया, कैसा क्यों हुआ, क्यों क्रांति हुई किसी स्टेट में किसी दूसरे में नहीं हुई, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन को ऑब्जर्व किया, देखा, पढ़ा, समझा और फिर एनालाइज किया, बारीक और उसका एग्जामिनेशन करके बोधगम्य किया, दिमाग में लाई चीजें, ओ ये कारण है। तो लेकिन फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल है ना इंडक्टिव। किसी खास सिटी स्टेट में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन था, किसी खास तरीके का, विशेष तरीके का, पर्टिकुलर, वहां क्यों क्रांति हुई, उसका खास उदाहरण का अध्ययन किया, फिर एनालाइज किया। और जब तमाम चीजें एनालिसिस करने के बाद उसने जनरल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दे दी फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। लेकिन बेसिक क्या है, ये ज्यादा बेसिक है। In inductive method we analyze the observed event and in deductive method we verify the observed event। प्लेटो ने क्या किया, ये जनरल टू पर्टिकुलर वेरीफाई करना, सत्यापित किया। जैसे अब जस्टिस की तमाम सारी थ्योरीज प्लेटो ने लिखी है रिपब्लिक में और सुकरात के माध्यम से उनका विश्लेषण करवाया है, लोगों से पूछा है, खंडन किया। तो ये जो थ्योरीज है ये वहां लोग जी चुके थे। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस, रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये वहां थी चीज, ठीक है। ये पर्टिकुलर थ्योरीज थी, विशेष, इनको वेरीफाई किया प्लेटो ने। अब आप सत्यापित करते हैं तो सत्यापित कैसे करते हैं चीजें, हैं? इस डेस्क की लंबाई इतने फुट है, किसी ने आपको बताया इस डेस्क की लंबाई, ये ऑब्जर्व इवेंट है, हमने देखा इस डेस्क की लंबाई, किसी ने आपसे बताया 27 फुट है, ऑब्जर्व इवेंट। अब आप वेरीफाई करेंगे इसको इंडक्टिव मेथड, तब मानेंगे सही। तो आपके पास फुट 12 इंचेस का फुट होना चाहिए ना, तब आप इसको नापेंगे और 27 आया तो वेरीफाई करेंगे, नहीं तो अनवेरीफाई।
तो ऑब्जर्व्ड इवेंट इसकी लेंथ देखी और इसको आपने तो वेरीफाई करने का एक पैमाना होता है ना, उसी के अगेंस्ट तो वेरीफाई करेंगे। ये वाली चीज बड़ी दिख रही है और ये वाली चीज छोटी दिख रही है, लेकिन बड़ी वाली चीज जो है हल्की है, छोटी वाली चीज बहुत भारी, आप उठा नहीं सकते हैं। तो आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? आपके पास खुद शरीर में मानस है और उठा कर देखिए, वो पैमाना है। हाँ, आपको भारी और हल्के होने का पूरा ज्ञान है, तो वेरीफाई हो। तो प्लेटो ने, कम लोग इसको पढ़ते हैं, उसने एक जनरल फार्मूला फिलोसॉफिकल थिंकिंग से बना रखा था कि a theory of justice must be eternal and salubrious to all। इटर्नल का मतलब कोई जो वही थ्योरी ऑफ जस्टिस एकदम अच्छी थ्योरी ऑफ जस्टिस है जो कि अनादि अनंत हो, समय देश काल से परे कभी भी वो अप्लाई हो, और सेल्यूब्रियस टू ऑल, सबके सर्वहितकारी होनी चाहिए, ये उसका पैमाना था। और उसने प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ जस्टिस और मेकर्स की रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस और ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस को इस पैमाने से वेरीफाई किया, फिट नहीं हुई। ये ऑब्जर्व्ड इवेंट्स थी, तो ये है विशेष, ये है फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल पैमाना बना रखा है। वो चिंतनात्मक दर्शन का फादर ऑफ चिंतनात्मक दर्शन का जनक कहा जाता है, उसको बारकर ने लिखा है, प्लेटो वाज फादर ऑफ स्पेकुलेटिव फिलॉसफी। चिंतन करता रहता था माइंड से, लॉजिक से, और चिंतन से निकला उसका कि न्याय का कोई भी सिद्धांत को टाइमलेस होना चाहिए, देश काल से परे और सेल्यूब्रियस हुआ, ये पैमाना, इससे वेरीफाई किया। तो जनरल पैमाने से पर्टिकुलर चीजों को, जनरल को पर्टिकुलर। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का संबंध ज्यादा इंडक्टिव मेथड से होता है, राइट। अब ये टाइप की बात हुई, हमने बताया पहले तो आता है रिसर्च टाइप, उसके बाद आता है अप्रोच, मेथड तीसरे नंबर पर, मेथडोलॉजी या मेथड, राइट। तो व्हाट आर द अप्रोचेस, बड़ा सिस्टमेटिक मैंने बताया। पहले टाइप, क्वालिटेटिव रिसर्च, रिसर्च का टाइप है, फिर इसके अंतर्गत क्वालिटेटिव रिसर्च टाइप में कौन सी अप्रोचेज अपनाई जाती है। बहुत सारी अप्रोचेज हैं, लेकिन कुछ बड़ी महत्वपूर्ण है और बड़ी पॉपुलर है, ज्यादातर यही अपनाई जाती है। एक है नंबर 1 पर ग्राउंडेड थ्योरी, क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च की एक अप्रोच है ग्राउंडेड थ्योरी। अब इसको धरातलीय सिद्धांत न लिख दीजिए, ग्राउंडेड सिद्धांत लिख सकते, कठिन कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये क्वालिटेटिव रिसर्च का एक अप्रोच है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है, देखिए हमने आपको कभी कभी जरूर बताया होगा कि अप्रोच क्या है, पहुंच मार्ग। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत अपने उद्देश्य तक पहुंचने का एक मार्ग ग्राउंडेड थ्योरी, शोध के रिजल्ट तक पहुंचने का एक मार्ग ग्राउंडेड थ्योरी, एक अप्रोच ग्राउंडेड। ग्राउंडेड थ्योरी में सुन लीजिए, बड़ा कठिन है सभी, सरलतम करके उसको मैंने बताने का प्रयास आपको किया है। आप ढूंढेंगे तो पाएंगे नहीं, बहुत टाइम लगेगा, उठ जाएंगे और मिलने पर हो सकता समझ ना पाए। तो ग्राउंडेड थ्योरी बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छी अप्रोच है जो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आती है। जो क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च करेगा वो ये एक अप्रोच अपना सकता है, ये पहुंच मार्ग
ग्राउंडेड थ्योरी का बना सकता है। उसमें क्या होता है, रिसर्चर collects rich data on a particular topic and then interprets it inductively. शोधकर्ता ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर किसी खास टॉपिक को चुन लेता है, इलेक्शन 2025 चुन लिया, फिर उस पर जितना संभव है रिच डेटा, ठीक ठाक डेटा, जितना सैंपल बड़ा होगा उतना रिजल्ट अच्छा होगा, जितना ज्यादा डेटा होगा रिच डेटा कलेक्ट करता है। फिर हमने बताया क्वालिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव मेथड अपनाती है, इंडक्टिवली आगमनात्मक पद्धति से अपने निष्कर्ष तक पहुंचता है, विश्लेषण करता है ऑब्जर्व चीजों का, वही डेटा कलेक्शन ऑब्जर्व चीज, और फिर उससे विश्लेषण करके निष्कर्ष तक पहुंचता है। ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब, ये ग्राउंडेड शब्द यूज किया गया, जैसे किसी ट्राइबल समूह में कोई जाता है और बिना लोगों को बताए ऑन द ग्राउंड वो अपने डेटा को कलेक्ट करता है जितना हो सकता है। अब अपने विषय से संबंधित जो उसका प्रॉब्लम, डेटा कलेक्ट किया, देखा उसने कि लोगों से बात किया, लोगों को वॉच किया, ऑडियो सुने, वीडियो देखे, क्वेश्चनायर किया, वॉडियो, उसके बाद इसका डिटेल्ड विश्लेषण किया, माइन्यूट एग्जामिनेशन किया और फिर निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया। तो ग्राउंडेड थ्योरी इन्वॉल्व्स selecting a topic where researcher collects rich data and then tries to arrive at the conclusion inductively. ज्यादा डिटेल में बताने में कठिन है, समय बहुत लगेगा, देखिए लोग मूव आउट कर चुके। जैसे इन चीजों को सुनना, जो टीचर पढ़ाता है कंपेरेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी एमए थर्ड सेम में, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण, पता नहीं कितने वर्षों में इन चीजों तक वो पहुंचेगा या ना पहुंचेगा, जरूरी थोड़ी नहीं सर, आज निचोड़ मिल गया। तो अब ज्ञान को पचाना आवश्यक चीजों में इंटरेस्ट। तो ग्राउंडेड थ्योरी जस्ट वन अप्रोच अंडर क्वालिटेटिव रिसर्च। नंबर 2, एथनोग्राफी, नृवंश विज्ञान इसको कहते हैं, क्योंकि ये एंथ्रोपोलॉजी से सब पॉपुलर हुआ, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में ही नहीं, सोशियोलॉजी में, साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में, ये एक खास अप्रोच है, खास पहुंच मार्ग है, ज्ञान तक पहुंचने का मार्ग। एथनोग्राफी में क्या होता है, इसमें हर जगह आप पढ़ेंगे एक शब्द मिलेगा, द रिसर्चर इमर्सेस हिमसेल्फ in the cultural group, in the institution, in some particular tribal place, and then observes the thing first hand, being one of them. इसमें शोधकर्ता किसी खास संस्था में, किसी कंपनी की टीम हो सकती है, एम्प्लॉइज, उसमें डूब जाता है, खुद उसका पार्ट बन जाता है। पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन भी इसको कह सकते हैं ना, इन सीटू है सर, इन सीटू रिसर्च, हाँ इन सीटू मतलब वहीं बैठ कर, लेकिन इस मेथोडोलॉजी, इस अप्रोच को एथनोग्राफी क्यों कहा गया? उस पर्टिकुलर एथनिक समूह में, अब उसका ब्रॉड अर्थ ले लिया गया, जैसे किसी खास कंपनी के एम्प्लॉइज का जो समूह हो, एक खास एथनिक ग्रुप मान लीजिए उसको,
आया तो एंथ्रोपोलॉजी से, सोशियोलॉजी से। जहां किसी ट्राइबल बेल्ट में जाकर किसी खास ट्राइब का एक सदस्य बन जाइए, कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे नाचते हैं, कैसे पूजा करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, खुद उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, देखिए फर्स्ट हैंड। इसीलिए उसमें हर जगह मिलता है कि द रिसर्चर इमर्सेस इन द ग्रुप दैट ही वांट्स टू स्टडी। किसी कंपनी में, किसी जेल में, जो अमित वर्मा का रिसर्च का टॉपिक है, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, उन्होंने जबरदस्ती अपराध करके अपने आप को उस जेल में लाया, लोगों के जुनून का, और उस जेल के इनमेट बने, कैदी बने। क्योंकि अगर कोई जान जाएगा कि ये तो नकली ढंग से आया है तो फिर वो बात नहीं बनेगी। अपराध करके छोटा मोटा जेल में पहुंचा, किसी बड़ी जेल में, मान लीजिए नैनी जेल में, और जेल के अंदर कैदी क्या करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैदियों के साथ कैसे बिहेव होता है, उसका फर्स्ट हैंड वो उस रिसर्च का कोई जवाब होगा। दैट इज एथनोग्राफी। एथनोग्राफिक अप्रोच या एथनोग्राफी बनाती है अप्रोचेज ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ये पढ़ी है, हो तो है बहुत सारी। तीसरा, फेनोमेनोलॉजी। उसका सीधा मतलब यही है कि किसी खास कंपनी हो, कोई खास समूह हो, कोई खास ट्राइबल ग्रुप हो, कोई गांव हो, कोई खास पर्टिकुलर एरिया हो, कोई ब्लॉक हो, कोई विदेशी, जैसे रेड इंडियंस पर बहुत रिसर्च हुआ है, उनकी पूरे जीवन की घटनाओं को, डे टू डे की घटनाओं को, ऑल टाइप्स ऑफ फेनोमेना, उनको आप ऑब्जर्व करिए, उनसे पूछ भी सकते हैं। और उसके आधार पर अपने आप ही इकट्ठा करें। नेक्स्ट, एक्शन रिसर्च एक अप्रोच, जिसमें आप क्या करते हैं कि जिन लोगों पर आप रिसर्च कर रहे हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं अपने काम में। अब देखिए, इन तमाम चीजों में सिमिलैरिटीज है, कॉमनैलिटीज भी है, और अन्य तमाम चीजों से कॉमनैलिटी है इनकी। जैसे आप इन सीटू और वो सब कह रहे थे, तमाम चीजें कॉमन है। क्वालिटेटिव रिसर्च की है, एक्शन रिसर्च इसमें होता है, एक अप्रोच, उनको शामिल कर लिया। तो एक इसका फायदा क्या होता है कि कभी कभी जो लोग शहर से आए हैं और देख रहे हैं, किसी अध्ययन कर रहे हैं, तो वो जो सामने लोग हैं संकोच करते हैं, बताते नहीं हैं, छिपाते नहीं हैं। आप दे कैन बी वायलेंट आल्सो, ट्राइब के लोग आपको मार सकते हैं। किसी तरीके से उनको डिफरेंट करिए, उनको अपने काम में शामिल कर लीजिए, तो वो जो सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है, वो बड़ा बढ़िया काम करते हैं। लेकिन एक्शन रिसर्च इसको इसलिए कहा गया है, उस ट्राइब की जिसका अध्ययन कर रहे हैं उसमें जो खास तरीके का परिवर्तन लाना आपको है, इसलिए वो एक्शन रिसर्च है। खुद उसी ट्राइब के लोगों को शामिल कर लीजिए अपने स्टडी में, उनसे करिए, करवाइए, और उनकी सहायता से डिजायर्ड चेंज उस सोसाइटी में पैदा कर लीजिए। अरे यार, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको नेशनलिस्ट मूवमेंट, भारतवासियों को शामिल कर लो मूवमेंट में, गांधी जी की तरह, और खुद वो पार्टिसिपेंट है। कोई गांधी जी अकेले नहीं लड़ रहे हैं स्वतंत्रता का संग्राम, वो भी लड़ रहे हैं, उनका भी स्टेक है, और समझेंगे कि हमारी भी कोई अहमियत है, और चेंज जो लाना है कि देश को स्वतंत्र कराना है, वो उसका प्रतिभागी बना दीजिए। एक्शन रिसर्च इसलिए है, डिजायर्ड एक्शन के लिए। और एक अप्रोच है फोकस्ड ग्रुप, किसी खास एक से बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए, उस पर आप फोकस करिए। एसोसिएशन डिग्री कॉलेज के टीचर्स, इनके किसी खास, क्योंकि हर चीज अपने आप में यूनिक है, एग्जैक्टली सेम कोई मानव समूह नहीं होता, कोई मानव नहीं होता। यहाँ का जो टीचिंग बिहेवियर ऑफ दी टीचर्स ऑफ दी एसोसिएशन डिग्री कॉलेज, फोकस ग्रुप, उसकी स्टडी आप कर डालिए।
उससे संबंधित डेटा कलेक्ट कर लीजिए, रिएक्ट अपने निष्कर्ष पर अप्रोच, इतनी सारी अप्रोच। एक नैरेटिव अप्रोच भी है इसमें आप नैरेटिव अप्रोच के अंतर्गत आप स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी लिसनिंग का तरीका आप अपनाते हैं, और स्टोरीज कैसे बनाई जाती है, कैसे सुनाई जाती हैं, और उनमें क्या शिक्षा है। तो आप कुछ स्टोरी सुनाते हैं जहां आप रिसर्च कर रहे हैं, कुछ उनकी स्टोरी सुनते हैं, अपने पर्सनल लाइफ की, जीवन की कहानियां उसे सुनिए। अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री सुनी कटिहार जिले की, बिहार में है ना, तो बच्चियों को पैदा होने के कुछ दिन बाद मार देते थे। बच्ची अगर पैदा हो गई लड़की, और कुछ जो दाइयां हैं, ये दाइयां काम करती थी, मेड्स, मिडवाइफ्स, कुछ तो इनकार कर जाती थी लेकिन कुछ करती थी, उनको अच्छा खासा पैसा मिलता था, गुप्त रखती थी। उनमें से कुछ सरवाइव कर गई हैं, अभी तक हैं, उस पर रिसर्च हुआ, क्यों लोग ऐसा करते थे, क्या सोशल कंडीशंस थी। उन दाइयों ने जो कहानी बताई है निर्भय होकर, जब उनको निर्भय किया गया, जो बात निकल कर आई, नैरेटिव, वो खुद एक नैरेटिव है, लेकिन वो दाई मिडवाइफ वो कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं है, साधारण है, डर रही है, बहुत दिन हो गए काम किए, बताया कि किसी ने 25 बच्चियों को मारा है, कोई मेल उसमें शामिल नहीं है, दाई महिला ही बच्चियों की हत्या कर रही है। मदर की कंडीशन, जिसकी बच्ची मारी जाती थी, उसमें ये बताया गया है, एक जी बड़ी मारपीट लगी कि पिता तो अरेंज करता था, जी ने डिस्टर्ब वो नहीं होता था ज्यादा, एक कंट्रास्ट एटीट्यूड में वो खुश होता था कि हो गया काम संपन्न। मदर कई दिखता, इतना आहत रहती थी, कई मदर्स उसी में मर गई आघात में अपनी बच्ची को। तो दोनों में, फादर और मदर के एटीट्यूड में कितना बड़ा कंट्रास्ट, ये बड़ा हमको प्रभावित करी इसको। तो एक नैरेटिव अप्रोच भी है, और फिर नैरेटिव अप्रोच से एक नैरेटिव निकलता है, उसको नैरेटिव अंदाज में आप लिखिए। तो ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, लोग ऊपर बाहर जा चुके हैं। तीसरी चीज देखिए, वो सिस्टमेटिक बनाने के लिए मेथड, ऐसे होता है रिसर्च मेथड में आपके सर्वेक्षण कीजिए, जाइए कटिहार जिले में, जाइए देखिए जगह पर। सर्वेक्षण करना का मतलब वहां पर जाकर के आप भ्रमण कीजिए, देखिए, नापिए, तौलिए, नोट्स बनाइए, फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, ऑडियो बनाइए, खुद जाकर। सर्वेक्षण एक मेथड, इंटरव्यू साक्षात्कार मेथड है, क्वेश्चनायर एक मेथड है, इस साधारण मेथड है आप। और एक केवल है एक मेथड कि आप तमाम पुराने लोगों की लिखी गई स्टोरीज को, उनके टेक्स्ट को पढ़ लीजिए, पढ़ने के आधार पर, लेकिन सबसे कमजोर मेथड। So this is all about, not all about qualitative research. This is all about what I wanted to tell you in short time about qualitative research. ये बेसिक एक समझ आपको देने का मैं प्रयास किया है, जो कि समर स्कूल का एक कोर विषय है, इसी पर ऑर्गेनाइज किया है। और पॉलिटिकल साइंस में क्वालिटेटिव रिसर्च ही 90% होता है, मिक्स्ड मेथड हम अपनाते हैं। तो आपको इतना पेशेंटली सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब बड़े संख्या में आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। और अगर आप लाभान्वित